ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्शन सर पे है तो आए दिन तुम इस शब्द की चर्चा कहीं ना कहीं तो जरूर सुन रहे होगे, और अगर फर्स्ट टाइम वोटर हो तो इस बार देख भी लोगे। वैसे मैं भी हूँ, हाँ। मगर इन ईवीएम्स का चर्चा में रहना कोई नई बात नहीं है। जब से ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनका इस्तेमाल इलेक्शंस करवाने के लिए शुरू किया है, तब से यह चर्चा में है। इसलिए नहीं कि यह टेक्नोलॉजिकली एडवांस, कॉस्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली और टाइम सेविंग मशीन्स हैं, बल्कि इसलिए कि भाई ईवीएम जो कि एक मशीन है, इसको लेकर कई लोगों का मानना है कि इसे हैक किया जा सकता है और हैक करके आराम से इलेक्शन जीता जा सकता है। अक्सर कई पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस ने आरोप लगाया है कि ये मशीन तो बिल्कुल ही बायस्ड रिजल्ट्स देती है। इंडिया जैसे देश जहां हर दिन कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते ही रहते हैं, ये आरोप अब काफी कॉमन हो चुका है। और आरोप लगाना तो छोड़ो, एक महाशय ने तो इसे भरे सदन में प्रूव करके भी दिखा दिया कि भाई ये वाकई पॉसिबल है इसे हैक करना। अब ये वीडियो को देखकर तो भाई कोई भी कंक्लूड कर सकता है कि यार ये तो सच में पॉसिबल है, ये तो हैकेबल है। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि इंग्लिश में एक बड़ा ही अच्छा कहावत है, भाई नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, एंड लेट मी टेल यू समथिंग दैट कैन ईवीएम बी हैक्ड इज नॉट द कवर ऑफ द बुक, रादर इज द क्लाइमैक्स ऑफ द बुक। तो बेटा अगर क्लाइमैक्स तक पहुंचना है तो जरूरी है कि तुम इंट्रोडक्शन तो पहले पढ़ो। तो चलो पढ़ते हैं। अब देखो, इलेक्शंस करवाने के लिए ईसीआई बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल करती थी ईवीएम्स के पहले। आज भी ऐसे कुछ जगह है जहां पे बैलेट पेपर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये बैलेट पेपर्स के साथ समस्या ये है कि बड़ा ही एक्सपेंसिव, टाइम टेकिंग और नॉन इको फ्रेंडली ऑप्शन है। कैसे? तो भाई इसका कारण है कि इंडिया में 96 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उतने लोग वोट देने नहीं जाते। ब्लडी इररिस्पांसिबल पीपल। वैसे मैंने भी तो अपना वोटर कार्ड पिछले साल बनवाया है। अच्छा है वो लोग। तो इतने सारे वोटर्स के वोट को रिकॉर्ड करने के लिए करोड़ों की संख्या में बैलेट पेपर्स की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ों की कटाई होती है। पेपर्स के साथ साथ हजारों की संख्या में लोग लगते हैं इन वोट्स को अलग से गिनने के लिए, जिनका आना जाना रहने का खर्चा तो अलग, मगर साथ ही इन्हें दिन के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, जो कि एक बड़ा ही लेंथी और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए ईसीआई यहाँ पर ईवीएम्स को लेकर आई थी, क्योंकि ना तो ईवीएम्स मशीन में किसी पेपर की जरूरत पड़ती है और न ही इन्हें गिनने के लिए बहुत सारे लोगों की। अब देखो, जब भी मैं ईवीएम ये टर्म बोल रहा हूँ तो बहुत सारे हाफ बेक्ड लोग होंगे दोनों ही विंग से। यहाँ विंग से मेरा तात्पर्य लेफ्ट और राइट से, क्योंकि सेंटर पर रहने की तो तुम्हारी औकात ही नहीं है, गंवार जनता। जिन्हें यह लगता होगा कि ईसीआई ने ईवीएम्स का इस्तेमाल करने का शुरुआत ये रिसेंट 5 से 10 सालों के बीच में किया होगा, मगर मैं बता दूं कि बेटा ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी, क्योंकि इंडिया में पहली बार ईवीएम्स का इस्तेमाल 1982 में केरला के पेरावूर कंस्टिट्यूएंसी में किया गया था। और अगर आज देखें तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लगभग 31 लाख से भी ज्यादा बैलेट यूनिट्स हैं, और साथ ही 22 लाख से भी ज्यादा कंट्रोल यूनिट्स। अब भाई ये कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, ये सब क्या है? तो देखो, वोटिंग के लिए सिर्फ ईवीएम ही एक इकलौती मशीन नहीं होती, बल्कि साथ ही 2 और मशीन्स होते हैं जो इस वोटिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को समझें तो इसे 2 यूनिट्स में बांटा गया है। पहला बैलेट यूनिट, या जिसे बीयू भी कहते हैं। ये वो मशीन होती है जहां पे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम और सिंबल होता है, जिस पर तुम बटन दबाकर सिलेक्ट करते हो और अपना वोट कास्ट करते हो। दूसरा हिस्सा होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू भी कहते हैं। ये वो मशीन होती है जिसका कंट्रोल वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास होता है, जिस पर वो बार बार बटन दबाकर वोट रिफ्रेश करते हैं। यानी कि वो इस मशीन के जरिए ये मेक श्योर कर पाते हैं कि एक आदमी एक ही वोट डाले। ऐसा ना हो कि तुम जैसा कोई बेवकूफ जाए 50 और बटन दबा के आ जाए। इन दोनों ही मशीन के अलावा एक मशीन और होती है जिसे वीवीपैट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म तुम देख लो, क्योंकि बहुत ही लंबा मैं नहीं पढ़ रहा। वैसे ये मशीन पहले नहीं होती थी, इसे 2014 के बाद से ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इस मशीन का काम होता है वोटर्स को सिर्फ एक वेरिफिकेशन देना कि उन्होंने जिसको वोट दिया है वोट उसी को पड़ा है, जिसमें तुम जब भी किसी को वोट दोगे तो इस मशीन पर एक पर्ची दिखाई पड़ती है उस पार्टी के लोगों के साथ, जैसे ऑब्वियसली तुम घर नहीं ले जा सकते, लेकिन इससे तुम वेरीफाई हो सकते हो कि वाकई सही कैंडिडेट को वोट पड़ी है। लेकिन इससे न सिर्फ तुम वेरीफाई होते हो, बल्कि इनका इस्तेमाल काउंटिंग प्रोसेस में री-वेरीफाई करने के लिए भी किया जाता है। ये तीनों ही मशीन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और कोई भी एक्सटर्नल चीज इसमें कनेक्ट नहीं हो सकती। खास बात यह कि ये पूरे तरीके से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें ईसीआईएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज ने बनाया है। मगर उससे भी खास बात तो यह है कि ये पूरे तरीके से स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ या फ्रीक्वेंसी रिसीवर नहीं होता, जो ये मेक श्योर करता है कि बेटा कोई भी इसमें छेड़खानी ना कर सके। जब भी कहीं पे इलेक्शंस होनी होती हैं तो ईवीएम्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही रैंडम प्रोसेस से किया जाता है, जिसे ईवीएम रैंडमाइजेशन भी कहते हैं। बेसिकली इस प्रोसेस में कंप्यूटर हर ईवीएम को एक रैंडम सीरियल नंबर प्रोवाइड करता है, जो किसी को भी पता नहीं होता, और कौन सा ईवीएम कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलॉट हुआ है इस बात का भी पता किसी को भी नहीं होता। हर ईवीएम को इलेक्शन के पहले उस एरिया के स्ट्रॉन्ग रूम में सारे पार्टी कैंडिडेट्स के सामने ही रखा जाता है, जहां बहुत सारे लेयर्स की सिक्योरिटी मौजूद होती है, और 24/7 लाइव कैमरा से रिकॉर्डिंग करके सर्विलेंस में भी रखा जाता है। इसे जानबूझ के सारे कैंडिडेट्स के सामने रखा जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह सके। और इसमें रखने के बाद चाहे कोई भी हो, वो चाह कर भी इसमें एंट्री नहीं ले सकता इलेक्शंस के पहले। इसे तभी खोला जाता है जब इलेक्शंस का दिन आता है,
और इलेक्शन से पहले पूरे हाई सिक्योरिटी के साथ ईवीएम को स्ट्रांग रूम से पोलिंग स्टेशन पे ले जाया जाता है। और खास बात यह कि इन ईवीएम को अलग से एक यूनिक आईडी भी असाइंड होती है जो हर पोलिंग बूथ को दी जाती है। जब भी ईवीएम को किसी भी पोलिंग बूथ पे ले जाया जाता है तो वहां के ऑफिसर सबसे पहले इस आईडी को ही मैच करते हैं, और अगर आईडी मैच ना हुआ तो उसी समय प्रोसेस पे फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। लेकिन अगर आईडी मैच हो गया तो ग्रीन सिग्नल के साथ सबसे पहले उस पर्टिकुलर एरिया के सारे कैंडिडेट्स के सामने एक मॉक पोलिंग भी करवाई जाती है, ताकि वो ये मेक श्योर कर सकें कि ईवीएम बिल्कुल ही वर्किंग कंडीशन में है, रिजल्ट्स एक्यूरेट दिखा रही है और किसी भी तरीके का टेम्परिंग नहीं हुआ है। और अगर कोई भी ईवीएम मैल फंक्शन कंडीशन में पाया जाता है तो तुरंत ही उस प्रोसेस को रोक दिया जाता है। और जब तक सारे पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स और ईसीआई के प्रिसाइडिंग ऑफिसर श्योर होकर अप्रूवल नहीं देते तब तक इलेक्शंस रद्द कर दी जाती है। लेकिन अगर सारे प्रोसेस में ग्रीन सिग्नल मिल जाए और सब लोग अप्रूवल देकर साइन कर दें तो इलेक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है। एक बार इलेक्शन को स्टार्ट करने से पहले वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पर बटन दबा के टाइम नोट करते हैं, ताकि ये बात का पता हो कि उस एरिया में आखिर कितने बजे इलेक्शन स्टार्ट हुई थी। सेम जब इलेक्शन खत्म होती है तब भी बटन दबाकर टाइम नोट किया जाता है, ताकि उस टाइम के बाद अगर कोई उस मशीन में छेड़खानी करता है तो तुरंत पता चल जाएगा। जैसे ही वोटिंग खत्म होती है तो सबसे पहले वहां के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को इकट्ठा करके उनके सामने हर मशीन को सील करते हैं, और साथ ही किस मशीन के आईडी में कितने वोट डले हैं ये बात की भी रिपोर्ट हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को दे दी जाती है, ताकि वो बाद में वेरीफाई कर सकें। जैसे ही सब लोग ये मेक श्योर करते हैं कि मशीन की लॉकिंग अच्छे से हो गई है, उसके बाद उन सारे ईवीएम्स को वापस से सारे कैंडिडेट्स के सामने ही स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है, और उसके बाद उस स्ट्रांग रूम को पूरे तरीके से सील कर दिया जाता है। फिर भैया कोई भी हो, खुद ईसीआई के ऑफिसर ही क्यों ना हो, कोई भी काउंटिंग डेट से पहले उस रूम में एंटर नहीं कर सकता, और कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो उस रूम के रिकॉर्डिंग्स को देख सकती है। जैसे ही काउंटिंग का दिन आता है स्ट्रांग रूम को फिर से सारे कैंडिडेट्स के सामने ही खोला जाता है और सारे सील्स की जांच होती है। कोई भी मशीन तभी खोला जाता है जब उसके सील में कोई गड़बड़ी ना हो और सब लोग सहमति दे दें। अगर कोई भी सील टूटी हुई मिलती है तो इमीडिएटली प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये था शॉर्ट में पूरे इलेक्शन का प्रोसेस ईवीएम के द्वारा। तो चलो बेटा, अब मेरे ख्याल से ईवीएम के बारे में तुम बहुत कुछ जान गए, यानी कि इंट्रोडक्शन और इंटरवल तो तुम देख चुके हो, और अब तुम शायद तैयार हो क्लाइमैक्स को देखने के लिए। तो भाई, बैलेट पेपर्स को रिप्लेस करने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि कई बार किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमेशा बूथ कैप्चरिंग देखने को मिलता था। भाई, किसी भी पार्टी के वर्कर्स आते थे, पूरा ही बूथ लेके दौड़ जाते थे इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन ईवीएम्स के बाद से ये लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई ईवीएम को कैप्चर कर भी लेता है तो वो मशीन बिल्कुल ही यूजलेस है, मात्र एक डब्बा है उनके लिए। लेकिन तुम फिर भी आए दिन ईवीएम्स के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते देखते होगे। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ये गलतफहमी दूर कर दूं कि कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ही है जो ईवीएम को क्रिटिसाइज करती है। खास करके अभी का गवर्निंग पार्टी के सपोर्टर्स को लगता होगा, ओ गवर्निंग पार्टी बोल दिया मैंने, तो तुम्हें तो रूलिंग सुनने की आदत है, डेमोक्रेसी में रहते हैं साले। खैर, हाँ, तो भाई गवर्निंग पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनको ये लगता होगा कि ये ऑपोजिशन ही है जो हमेशा हल्ला करती है ईवीएम को लेकर। लेकिन मैं बता दूं कि ये बिल्कुल ही झूठ है, जबकि सच्चाई ये है कि आज तक ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई इस पूरे देश में जिसने ईवीएम को क्रिटिसाइज न किया हो, और साथ ही ऐसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई जिसने जीतने के बाद ये बोला हो कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी थी इसलिए हम जीत गए, फिर से इलेक्शन करवाओ। सीधी सी बात है, जब हार रहे होते हैं तो कहते हैं भैया मशीन ही बेकार है, ये तो हैक हो जाती है, तो चीटिंग हुआ है यहाँ पे। लेकिन जब जीत जाते हैं तो सच्चाई की जीत बताते हैं। वाह, अगर तुम इन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स की बकवास को सुनकर ये मानते हो कि ईवीएम हैक हो सकती है तो बेटा आई एम सॉरी, क्योंकि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि इसका प्रूफ भी है। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने तुम्हें वीडियो दिखाया था, यार क्या मस्त रैम हो गया ना, वीडियो की शुरुआत में मैंने तुम्हें वीडियो छोड़ो। हाँ, तो भाई वीडियो में जो ये महाशय हैं ये दावा ठोक कर बोलते हैं कि ईवीएम को तो एक साधारण इंजीनियर भी हैक कर सकता है, वो भी मात्र 90 सेकंड्स में। वाह, लेकिन क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर इनके पास ईवीएम आया कहां से? तो इसका जवाब है कि ये ईवीएम इन्होंने ही बनाया है, जिसे ये हैक करके सबको दिखा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो तुम? ये चिकन बिरयानी बनाते हैं और उसमें मटन मिला देते हैं, फिर लोगों को बुला के बोलते हैं कि देखो चिकन बिरयानी में से मैं मटन निकाल के दिखा दूंगा, देखा, इसका मतलब मुर्गी भी बकरी बन सकती है। पागल। इसी इंसिडेंट के बाद 2017 में ईसीआई ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें उन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ओपनली इन्विटेशन दिया कि वो आए, उन्हें एक ईवीएम भी दी जाएगी और वो उसे हैक करके दिखाएं। आप जरा गैस करो कि कितने पार्टीज ने रजिस्टर किया होगा? मात्र 2। वो भी हैक करने के मकसद से नहीं गए, बल्कि ईवीएम के फंक्शनिंग को समझने के लिए गए थे। और खुद ये महाशय भी वहां नहीं गए, क्योंकि सारी पार्टीज जानती थी ये बात कि अगर वो ऐसा कुछ करेंगी और सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी तो भारी मात्रा में बदनामी होने वाली है। लेकिन कई लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि भाई कई डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने इन ईवीएम्स के इस्तेमाल पर बैन लगा कर रखा है, वो आज भी बैलेट पेपर्स का ही इस्तेमाल करते हैं इलेक्शंस करवाने के लिए, तो फिर हम ईवीएम्स पे इलेक्शन क्यों कर रहे हैं?
देखो ये बात जरूर सच है कि कई कंट्रीज ने बैन लगा कर रखा है इस पे, लेकिन वो लोग ये नहीं बता रहे कि कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जो ईवीएम्स का ही इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट मेथड है। रही बात बैन करने की, तो कुछ कंट्रीज का कहना है कि वो ऐसे मशीन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जो किसी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हो जिसे वहां की जनता समझ ही ना सके, तो उन्हें कैसे पता होगा कि उनका वोट कहाँ जा रहा है। बात तो सही है, इसलिए तो वो फोन भी नहीं चलाते ना, पागल समझते हैं सारे सब। लेकिन कुछ कंट्रीज ईवीएम्स का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं करती हैं क्योंकि इंडिया के मुकाबले अगर देखा जाए तो उनका पॉपुलेशन साइज बहुत ही छोटा है, तो इलेक्शन करवाना उनके लिए कम कॉम्प्लेक्स काम हो सकता है और बैलेट पेपर एक कन्वीनियंट मेथड। लेकिन इंडिया जहां पॉपुलेशन डेंसिटी 1.4 बिलियन लोगों की है, वहां ईवीएम ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर सच है कि ईवीएम्स हैक हो सकती है। भाई मशीन ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी तरीके से हैक हो ही जाएगी। इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि अगर कोई इस मशीन के पूरे प्रोग्रामिंग कोड को ही चेंज कर दे तो इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। दूसरा, अगर कोई किसी तरीके से इसके इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट को अपने बनाए गए पार्ट से चेंज कर दे तब भी हैकिंग पॉसिबल है। लेकिन दोनों ही केस में ये जरूरी है कि उसके पास फिजिकली वो ईवीएम मशीन मौजूद हो, और ऐसा करने के लिए तो तुम्हें पता ही है कि कितने सारे लेयर्स के सिक्योरिटी को ब्रीच करना होगा। पर चलो अगर मान भी लेते हैं कि किसी भी तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच कर भी दी, तब भी उसे कैसे पता लगेगा कि कौन सी ईवीएम उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलॉट होगी या हुई थी, क्योंकि सब कुछ तो रैंडम होता है। और चलो ये भी मान लेते हैं कि ये भी पता लग गया, पर फिर भी क्या बाकी के पार्टीज बेवकूफ है जो वहां जाके रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे? तो थोड़ा तो इम्पॉसिबल है। तो भाई अगर मेरा कंक्लूजन मानोगे तो कोई देवता ही होगा जो इसको चुरा कर हैक कर पाएगा। हाँ, अगर कोई बोलता है कि भाई ईवीएम हैक हो सकता है तो उससे पूछो कि कैसे, ना कि आंख मुंदरी विश्वास कर लो कि सच ही बोल रहा है। समझे? खैर, तुम्हारा क्या राय है ईवीएम्स को लेकर, जरा कमेंट्स में बताओ। और सब्सक्राइब करो बे, इतना जाहिल ऑडियंस है सब्सक्राइब ही नहीं कर रही है, बताओ है। बाय।